कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या हमारे देश में हमारे तमाम राजनेता सिर्फ बोलने का खाते हैं। 26 से 11 के आतंकी हमले के पीछे अगर किसी एक शख्स का नाम था तो वो था लश्कर तैयबा का या फिर यूं कहे जमात उद दवा का मुखिया सरगना हाफिज सईद। हाफिज सईद पाकिस्तान में है, इस बारे में भारत सरकार लगातार कहती चली आ रही है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी रखी गई। पाकिस्तान पर तमाम तरह के दबाव बनाने के बावजूद हाफिज सईद की गतिविधियों पर कोई नकेल नहीं कसी गई और न ही कहीं रोक टोक लगाई गई। इसके बाद हाफिज सईद अपनी कार्रवाई आगे करता रहा। नवाज शरीफ के सरकार के साथ यह बात सामने आई कि हो सकता है कि हाफिज सईद की कार्रवाइयों पर, उसकी कारगुजारियों पर, उसके वक्तव्यों पर रोक लगाई जा सके, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हाफिज सईद ने एक नई धमकी दी है। उसने कराची में एक रैली के दौरान कहा है कि वो कश्मीर को जल्द से जल्द आजाद कराएगा और इसके लिए जो कुछ संभव है वो मुश्किल से मुश्किल काम भी करने को तैयार है। इसके लिए चाहे उसे दिल्ली में आतंकी हमलों की झड़ी क्यों न लगानी पड़े। जरा आप सोचिए, पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद एक आतंकी संगठन का मुखिया सीधे सीधे भारत सरकार को ललकारता है, इसके बावजूद हम चुप रहते हैं। क्यों चुप हैं हम? देखिए रिपोर्ट। हाफिज सईद ने दी धमकी, भारत में बड़े हमले की धमकी। आतंक का सबसे बड़ा आका और मुंबई हमले के सबसे बड़े गुनहगार हाफिज सईद ने अपने खतरनाक मंसूबों का खुलासा किया है। सईद भारत में एक बार फिर बड़े हमले की साजिश रच रहा है। जमात उद दावा के इस सरगना ने साल 2000 में लाल किले पर हुए हमले को दोहराने की धमकी दी है। सईद ने अपनी इस साजिश का खुलासा कराची में एक रैली में किया। जिहाद को भारत में भी जोर शोर से फैलाना होगा। इस वक्त जैसे हालात हैं, उनमें दिल्ली में साल 2000 जैसा हमला करना बेहद जरूरी है। इस हमले को कोई नहीं रोक सकता। प्रधानमंत्री ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ, इसने बहुत पैसे दिए मोहम्मद हफीज को और मोहम्मद हफीज को बोला है कि तू अपना जो मर्जी कर, मुझे के प्लान इज कश्मीर, कश्मीर में उल्टा पुल्टा कर, हम तुझे मदद करेंगे, लेकिन हम बीच में नहीं आएंगे, हम बातचीत करते रहेंगे। सईद ने 2008 में मुंबई पर हुए हमले की भी साजिश रची थी। पाकिस्तान में आतंकी फैक्ट्री चला रहे इस कुख्यात आतंकी पर अमेरिका ने 60 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इनाम घोषित कर रखा है। हाफिज सईद की इस धमकी को भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने बेहद ही गंभीरता से लिया है और देश के सभी बड़े शहरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खासकर दिल्ली में पुलिस हाई अलर्ट पर है। लाल किले की सुरक्षा भी पुख्ता की गई है। 22 सितंबर 2000 को लश्कर तैयबा के आतंकियों ने हाफिज सईद के इशारे पर ही लाल किले पर हमला किया था, जिसमें 2 सैनिकों समेत 3 लोग मारे गए थे। लाल किले पर हमला करने वाले दोनों आतंकी भी इस हमले में मारे गए थे और अब इस घटना के 13 साल बाद हाफिज सईद एक बार फिर लाल किले पर हमले की साजिश रच रहा है। सूत्रों के मुताबिक हाफिज सईद के इस खतरनाक प्लान को पाकिस्तानी फौज और दुनिया की बदनाम खुफिया एजेंसियों में शामिल ISI का भी समर्थन हासिल है। भारत की अपनी तैयारी नहीं है, इसलिए मुझे अपनी सरकार के प्रति चिंता व्यक्त करनी है। देखिए, एक बात हमको सोच के चलनी चाहिए, पाकिस्तान में 2 हुकूमतें हैं। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है जिसके नवाज शरीफ नुमाइंदे हैं, जो दूसरी पावरफुल या असली हुकूमत है वो फौज के पास है जिसके पास आतंकवादी है। भारत की खुफिया एजेंसियां सईद के इन नए ऐलान को उसकी पुरानी धमकी से जोड़कर देख रही है। इसी साल जनवरी महीने में हाफिज सईद ने LOC का दौरा किया था, जिसके बाद पाकिस्तानी फौजियों ने भारत के 2 सैनिकों का सिर कलम कर दिया था और अब हाफिज सईद का ये नया ऐलान, जाहिर है भारत इस धमकी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत अपनी सुरक्षा पुख्ता करेगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जरूरत आतंक के इस आका के सही इलाज की भी है। कैमरामैन सुमित्रो के साथ अमित कुमार शर्मा, दिल्ली, न्यूज नेशन। अब इसमें कोई शक नहीं है कि जहां भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव पहले से ही इतना ज्यादा है, वहां पर अगर हाफिज सईद का इस तरह का बयान आता है तो हमारी सरकार को अब इस पर ठोस विचार करना भी चाहिए।
दूसरी तरफ ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान में भी ये माना जा रहा है कि भारत की तरफ से कोई कार्रवाई हो सकती है। खबरें ऐसी आ रही है कि पाकिस्तान ने अपने एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर डालने की बात कही है। जाहिर सी बात है, दोनों देशों में तनाव बढ़ता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन क्या यही मसला है या फिर मसला यह है कि पाकिस्तान की तरफ से पहले एक स्टेप आगे बढ़ाया गया, चीजों को एक नए लेवल पर ले जाया गया ताकि तनाव बढ़ता दिखाई दे और उस तनावपूर्ण माहौल में फिर दोनों देशों के प्रमुखों के बीच बातचीत हो। क्या यह बातचीत होनी चाहिए, इस पर भी अब सवाल उठ रहा है। लेकिन देखिए पाकिस्तान अपने तरीके से कहां और कैसे तैयारियां कर रहा है। ईद के मौके पर भारत और पाकिस्तान की फौजें बॉर्डर पर एक दूसरे को मिठाइयां देती रही हैं, लेकिन इस बार हालात जुदा हैं। सीमा पर तनाव के साथ सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन सब कुछ इतना शांत भी नहीं है जितना कि दिखाई दे रहा है। सरला पोस्ट पर धोखे से हमला करने वाले पाकिस्तान को इस हमले का अंजाम भुगतने का डर सता रहा है। लिहाजा पाकिस्तानी एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश जारी किया गया है। पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल ताहिर रफीक बट ने एयरफोर्स को अलर्ट करते हुए कहा है, इस समय हम घरेलू और बाहरी दोनों ही मोर्चों पर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, लिहाजा हमें अपनी तैयारियों को तेज करना होगा। देखिए, इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच में विश्वास बहुत कम है। विश्वास से ज्यादा मैं कहूंगा कि दोनों देशों के बीच में जो मिसट्रस्ट है और एक दूसरे के ऊपर जो आशंकाएं हैं वो ज्यादा है। रफीक बट ने भारत के साथ ही तालिबान को भी एक बड़ी चुनौती बताया है, लेकिन हकीकत यही है कि तालिबान से लड़ाई में पाकिस्तानी एयरफोर्स का रोल उतना बड़ा नहीं है जितना कि आर्मी का। ऐसे में पाकिस्तानी एयरफोर्स की यह तैयारी भारतीय खतरे के मद्देनजर की जा रही है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान के इस कदम से पता चलता है कि दोनों देशों के बीच विश्वास की कितनी कमी है। पाकिस्तान की एयरफोर्स में इस वक्त 902 एयरक्राफ्ट हैं। 65,000 वायु सैनिकों वाली पाकिस्तानी वायुसेना में 3,000 पायलट हैं। हालांकि भारत के 1,27,000 वायु सैनिकों और 1,370 एयरक्राफ्ट के आगे पाकिस्तानी एयरफोर्स कहीं नहीं ठहरती है। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पिछले कुछ दिनों में तेजी से बिगड़े हैं। एलओसी पर हुए हमले के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अफसोस जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तानी एयरफोर्स का ये कदम सीमा पर तनाव कम करने की जगह तनाव बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट रंजीत के साथ शैलेंद्र झा, न्यूज नेशन। तो इस तरह की खबरें लगातार आती चली जा रही हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी जी, भरत वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आरएसएन सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, हाफिज सईद एक के बाद एक ऐसे बयान देता है जो कि पूरे देश को हिला कर रखते, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई होती नहीं दिखती है और न ही पाकिस्तान पर कोई अतिरिक्त दबाव बनता हुआ दिखाई देता है। क्या ये हमारे देश का सही रवैया है? देखिए, आप ठोस कार्रवाई तो छोड़ दीजिए, अभी तक तो यहाँ पे बातचीत हो रही थी कि हमारी डायलॉग प्रोसेस इज अनइंटरप्टेबल, अनस्टॉपेबल। मर जाए 5 सैनिक, 2 के सर कलम हो जाए, मर जाए सैकड़ों हमारे जो है नागरिक इस देश के टेररिस्ट हमलों में, लेकिन हम पीस टॉक करके छोड़ेंगे। अरे साहब, कोई मतलब कोई ये किसी किस्म महज कोई पागलपन है क्या? ये सब हो रहा है, हम अंधे हैं, हमें ये सब दिख नहीं रहा? मुझे बड़ी खुशी हुई अब जो हमारे रक्षा मंत्री की लास्ट स्टेटमेंट देख के, कम से कम कुछ तो हम यथार्थ के पास आए हैं। देखिए, आपका खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि हाफिज सईद ने क्या कहा है। हाफिज सईद ने हाल में अभी पिछले 2 महीने पहले बयान दिया था, मैं आपको कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि कुछ साल पहले अगर ये कहा जाता कि सोवियत टूट जाएगा तो लोग हंसते, लेकिन ये हमने करके दिखाया। आज मैं ऐलान करता हूं कि भारतवर्ष को तोड़ दिया जाएगा। अरे वो केवल कश्मीर की बात नहीं कर रहे साहब, वो पूरे भारतवर्ष को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे बंदे को खुली छूट मिली हुई है पाकिस्तान में कि वो जो मर्जी करना चाहे करे, जितना उकसाए भड़काए। अभी जो हमारे 2 जवानों का सर कलम हुआ था, उसके पहले हाफिज सईद साहब वहां पे तरशीफ का टोकरा लाए थे। अभी जो हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं,
उस मुजाहिद बटालियन में जो है जिसने ये किया, जिसके स्पेशल सर्विस ग्रुप और लश्कर तोयबा के जो बाशिंदे हैं उन्होंने मिलकर जो घात किया, उस पलटन में वहां फिर जो है ये आपके हाफिज सईद साहब आए हुए थे। अब वो आपको धमकी दे रहे हैं कि वो दिल्ली की ईंट से ईंट बजा देंगे और हमारे पास विकल्प है कि हम शांति की बात करेंगे। अरे साहब, कुछ अब हमारा तो दिमाग चकरा रहा है कि या तो हमने झक मारी है सेना में 37 साल जी, ये क्या, ये मतलब क्या है? हमको जागरूक होना चाहिए। हमारे देश के प्रति खतरे प्लीज फॉर गॉड सेक बढ़ते जा रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप सब अपने जो आपस के विवाद वैमनस्य को खत्म करें, एकजुट होकर तैयार होएं जो आ रहा है। बिल्कुल, ये बहुत बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। भरत, हम आपसे समझना चाहेंगे आखिरकार हमारी क्या मजबूरी है कि हम हाफिज सईद पर कोई भी कार्रवाई करने से पहले जरा खुद ही कांपने लगते हैं। 26/11 के मामले में तमाम सबूत हमारे पास थे, हमने पाकिस्तान को ये सबूत दिए, पाकिस्तान की अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया हाफिज सईद को। उसके बाद ये शख्स पूरे पाकिस्तान में घूम घूम कर भारत के खिलाफ तमाम बातें कहता हुआ दिखाई देता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या हम हाफिज सईद के बारे में कुछ नहीं कर सकते? क्या हाथ में हाथ धरे रहना ही हमारी नियति है? दिल्ली में मुगल दरबार में लीडरशिप पैरालिसिस है, और लीडरशिप पैरालिसिस जो है वो इतनी जबरदस्त है क्योंकि उसमें वोट बैंक पॉलिटिक्स घिरी हुई है, मिली हुई है। हाफिज सईद पाकिस्तान आर्मी से अलग नहीं है। हाफिज सईद पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा है, इर्रेगुलर फोर्स है, जनरल कियानी के इशारे पर काम करता है, ISI के इशारे पर काम करता है जी। नवाज शरीफ से ये लोग मिले हुए हैं। नवाज शरीफ की अपनी सिक्योरिटी इन लोगों पर डिपेंड करती है, तो नवाज शरीफ कोई उनके ऊपर अंकुश नहीं लगा सकते हैं अगर लगाना चाहे भी जी। पाकिस्तान एकजुट है क्योंकि वेस्टर्न फोर्सेस विड्रॉ कर गए हैं। हाल में चीन ने बहुत सारे हथकंडे किए और हमने रेड कारपेट उनके प्राइम मिनिस्टर के लिए रोल आउट करी। तो जो सिग्नल आप भेज रहे हैं बार बार, वो भेज रहे हैं आ बैल मुझे मार, तो चाइनीज बैल भी मार रहा है। अब चाइनीज बैल थोड़े दिन के लिए शांत है और पाकिस्तान का ड्रामा शुरू हो गया है। किश्तवाड़ में जो हो रहा है वो भी जिहादी ग्रुप्स करा रहे हैं, उसको आइसोलेशन में मत देखिए। ये चीजें अब बढ़ने वाली हैं, पूरे देश में बढ़ने वाली हैं। और जो कहा जा रहा है कि लाल किले पर अटैक आएगा जी, तो वो लाल किले पर अटैक मेरे ख्याल से नहीं आएगा। वो अटैक दिल्ली में भी नहीं आएगा क्योंकि हाई अलर्ट हो गया है। वो एक डिसेप्शन प्लान है, अटैक कहीं और आ जाएगा क्योंकि हर चीज को आप चप्पे चप्पे को सिक्योर नहीं कर सकते। तो आपकी जो डिफेंसिव पॉलिसी है और बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव पॉलिसी है कि आप फुटबॉल फील्ड में अपने हाफ में खेल रहे हैं, दुश्मन आपके ऊपर हावी होता जा रहा है, आप कितना भी डिफेंड करें कहीं भूल चूक से गोल करेगा। इसको आपको रिवर्ट करना पड़ेगा और पाकिस्तान के अंदर। और फिर मैं अगर बोलूंगा तो आप बोलोगे या कोई और बोलेगा कि मैं युद्ध की बात कर रहा हूं। युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए, युद्ध अगर हो जाए तो ब्लिंक नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके पहले हजारों ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को एक्सप्लॉइट करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। वहां बहुत सारी अलगाववादी ताकतें हैं जो पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में नहीं है, आप उसमें तेल फूंक सकते हैं उस आग में। बलूचिस्तान में बहुत काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। पाकिस्तान का बेसिक मुद्दा यह होना चाहिए जो एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म है उसका कॉस्ट पाकिस्तान का इतना बढ़ जाए कि पाकिस्तान खुद टूटने लगे और बिखरने लगे। भारत की ये रणनीति होनी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के होते हुए ये रणनीति नहीं होगी। नेतृत्व में बदलाव चाहिए, टोटली बिल्कुल, तो ये टोटल बदलाव चाहिए। नेतृत्व में बदलाव हो ना नहीं आएगा तो भारत बिखरने लगेगा अगले। बिल्कुल, ये वास्तविकता बनती हुई दिखाई दे रही है। RSN सिंह साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से हम अपनी रक्षा को देख रहे हैं, चाहे आंतरिक सुरक्षा को देखें या देश की सुरक्षा को देखें, कहीं ना कहीं लचर रवैया दिखाई दे रहा है। इसको बदलने के लिए इच्छा शक्ति आपको दिखाई दे रही है या आपको लगता है कि नहीं, हम अब कुछ कर नहीं सकते? नहीं, देखिए, पॉलिटिकल विल से ज्यादा मुझे चिंता है पॉलिटिकल कॉम्प्लिसिटी की। 26 से 11 हफीज सईद ने किया जी, और अभी जो ये नवाज शरीफ से बात करने जा रहे हैं, अभी कुछ ही महीने पहले पंजाब सूबे के जो मुखिया हैं जी, शहबाज शरीफ, जो कि नवाज शरीफ के भाई हैं जी, उन्होंने 61 मिलियन रुपए बजट दिया इनके जमायतुल दावा को जी। तो ये केवल ISI के साथ कॉम्प्लिसिटी नहीं है, ये आप तो देख रहे हैं कि ये पंजाब सरकार के साथ इनकी कॉम्प्लिसिटी है जी।
और तभी वो इतने बयान दे रहे हैं। उसके पहले आपने क्या किया? हुर्रियत के लीडर्स को आपने वीसा दिया हफीज सईद से जाके मिलने के लिए। उसके बाद आपके एक सेपरेटिस्ट लीडर यासीन मलिक पाकिस्तान जाते हैं और वहां हफीज सईद के साथ डायस शेयर करते हैं जी। उसके बाद आपके होम मिनिस्टर हफीज साहब बोलते हैं, कोई उनको हफीज जी बोलता है, ओसामा जी बोलता है। तो मैं क्या ये पॉलिटिकल विल की कमी नहीं है, ये पॉलिटिकल कॉम्प्लिसिटी की कमी है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये डिफेंस मिनिस्टर का जो पहला जो इनिशियल बयान था पार्लियामेंट में, देयर शुड बी अ थरो इंक्वायरी एज टू हु ड्राफ्टेड इट। बिल्कुल, किसने वो ड्राफ्ट किया था, इस बारे में ऐसे नहीं पढ़ दिए थे वहां पे जाके। बिल्कुल, ये कोई ना कोई जानता। वो तो साहब ये बहुत मजबूरी में उन्होंने अपने बयान बदले हैं। मुझे कुछ इल्म है, मैं अभी शेयर नहीं कर सकता, बट मुझे इल्म है कि उसको किसने ड्राफ्ट किया था। तो साहब ये केवल पॉलिटिकल विल की कमी नहीं है, यहां तो पॉलिटिकल कल्यूजन है। आप काफी आरएसएस सिंह साहब काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जाहिर सी बात है। और जी, मैं बीच में आप रोक रहा हूं आपको, लेकिन इस चर्चा को हम आगे जरूर बढ़ाना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं कि नवाज शरीफ भारत के साथ दोस्ती की बात करते हैं, कह रहे हैं कि बातचीत करना चाहते हैं जिसमें कश्मीर एक अहम मसला जरूर होगा। लेकिन यहां पर सवाल एक खड़ा होता है, 1999 में भी नवाज शरीफ प्रधानमंत्री वाजपेयी से बातचीत कर पूरे देश के साथ साथ भारत और पाकिस्तान के मसलों को सुलझाने की बात कर रहे थे, और उसके साथ करगिल हमें देखने को मिला था। क्या करगिल 2 की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान? क्या करगिल 2 की तैयारी कर रही है पाकिस्तान की सेना? और क्या इस बार फिर आतंकियों के सहारे पाकिस्तान कुछ ऐसा ही करना चाहता है? क्या भारत यकीन कर सकता है नवाज शरीफ के बयानों पर? जरा उनके बयान देखिए, इस पर चर्चा और आगे बढ़ाते हैं। सरला पोस्ट पर हुए हमले के 2 दिन बाद नवाज शरीफ को अपनी फौज की करतूत पर दुख हुआ। हमले के लिए उन्होंने दुख जताया, लेकिन ये नहीं बताया कि दोषियों को सजा मिलेगी या नहीं। लेकिन अच्छे रिश्तों की दुहाई देते हुए उन्होंने ये जरूर कहा कि बातचीत जारी रहनी चाहिए। लेकिन दोस्ती का ये सफर इस बार सुहाना नहीं दिखाई देता है। भारत ने दोनों देशों के बीच सचिव स्तर की वार्ता फिलहाल टाल दी है, और सूत्रों की माने तो अगले महीने यूनाइटेड नेशन में नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बीच होने वाली मुलाकात भी टल सकती है। जब तक पाकिस्तान सरकार ये स्वीकार नहीं करती कि ये फौजी जो मारे गए, जो शहीद हुए हैं, वो पाकिस्तान के आर्मी के द्वारा, पाकिस्तान के फौज के द्वारा हत्या की गई है, तब तक मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की बातचीत की गुंजाइश पाकिस्तान के साथ बनता है। यूएसए ने क्या किया है? ओबामा ने अपना कैंसिल कर दिया ना रशिया का टूर। किस लिए? क्योंकि स्नोडन उधर उनका आदमी पकड़ा हुआ है, उसी के ऊपर ही उन्होंने नहीं किया। अच्छा, मैं कहता हूं कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन बातचीत हमारे प्रधानमंत्री लेवल पे नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। हालांकि इस बीच ऐसी भी आवाजें उठ रही हैं जो हालात ठीक करने के लिए बातचीत की हिमायत करती दिखाई दे रही हैं। भारत और पाकिस्तान बातचीत तो करना पड़ेगी, बातचीत तो होगी। इतने युद्ध होने के बाद भी बातचीत होती रही, आगे भी होगी। नवाज शरीफ सल्ला पोस्ट पर हुए हमले के लिए जिस तरह आंसू बहा रहे हैं, उससे शायद वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें इस हमले की कोई जानकारी नहीं थी। नवाज शरीफ ने पिछले इलेक्शन में ये कहा था कि मैं हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक करने जा रहा हूं, और इसी बुनियाद पर, इसी वजह से वो जीत के आए थे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि हाँ अब कुछ मामला तय होने जा रहा है, तो फौज ने वही किया जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में उनकी कोशिशों के बाद कारगिल किया गया था। जानकारी तो नवाज शरीफ को 1999 में करगिल पर हुए हमले की भी नहीं थी। ऐसे में जब उनका अपना देश ही पूरे कंट्रोल में नहीं है, तो बातचीत के किसी नतीजे पर पहुंचने की उम्मीद भी कैसे की जाए। जब वाजपेयी साहब बस में जा रहे थे लाहौर, उस समय नवाज शरीफ ही प्रधानमंत्री थे। वो शांति की बात कर रहे थे, अमन की बात कर रहे थे, और उधर कारगिल को अंजाम दिया जा रहा था। सरकार के 2 हाथ अलग अलग दिशा में काम कर रहे थे। आजादी के बाद से ही दोनों देश अब तक 4 बड़ी जंग लड़ चुके हैं। साथ ही बातचीत भी
तनाव के बीच चलती रहती है। लेकिन इतिहास यही बताता है कि वार्ता की मेज से उठने के बाद पाकिस्तान हमेशा ही भारत की पीठ में छुरा घोंपता रहा है। टीम न्यूज नेशन। भरत वर्मा, आपने कहा कि युद्ध के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चाहे भारत सरकार हो या फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बात देखें तो वो कह रहे हैं बातचीत जारी रखनी चाहिए और बातचीत के जरिए ही मसले को सुलझाया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी तो यकीनन इस बात में मानती भी है, या यूं कहें कि जो भी पार्टी सत्ता में होती है बातचीत करती हुई दिखाई देती है। सवाल यहां यह उठता है कि क्या वाकई में पाकिस्तान के साथ हम बातचीत बंद कर सकते हैं? क्या हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं? भरत, बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हैं। आप पाकिस्तान के ऊपर किसी चीज के लिए डिपेंडेंट नहीं है। आपका पानी वहां से नहीं आता है, आप वीजा नहीं देंगे तो वहां से आपका टूरिज्म हिट नहीं होगा। अगर आप इकोनॉमिक कंसेशन नहीं देंगे तो आपकी इकोनॉमी खत्म नहीं हो जाएगी। आप किसी चीज में डिपेंडेंट नहीं है। तो ये सब मनगढ़ंत बातें हैं कि हम बातचीत तो हमें करनी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है जी। ये उन लोगों का रोना गाना है जो एक सोसाइटी जो मानसिकता, जो गुलामी की मानसिकता से उभर नहीं पा रही है, और इसको आप लोग आइसोलेशन में देख रहे हैं जी। इसमें चाइना और पाकिस्तान का गेम प्लान जॉइंट है, गठबंधन है। एक टाइम पर वो आपका बॉर्डर लाइव करेंगे, दूसरे टाइम पर ये लोग आप दूसरे बॉर्डर को लाइव कर देंगे, और ये युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। युद्ध आप करें नहीं करें, क्योंकि आपकी और मेरी सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली में कायरता बहुत है जी। शांतवाद सोसाइटी है, पूजा पाठ में बिलीव करती है, युद्ध में नहीं करती। बड़ी अच्छी बातें हैं, संतों की सोसाइटी है ऐसा लगता है। लेकिन सवाल यह है कि सामने वाला अगर आपके ऊपर युद्ध थोपने वाला है आने वाले समय में, चाइना और पाकिस्तान मिलके 1962 को बड़े पैमाने में रिपीट करने वाले हैं। आप अपनी मिलिट्री को तैयार रखिए। आपकी मिलिट्री आपने तैयार नहीं रखी है इस शांतवाद के घोटाले में। अपने आप को भूल भुलैया में रख रहे हैं, कड़वा सच आप फेस करने को तैयार नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है कि दिल्ली में और इंडिया में एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की पीस कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बहुत बड़ी पाकिस्तान की पीस कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये इसी मुद्दे पर जरा हम और चर्चा करते हैं, जो सरकार के अंदर भी है और सरकार के बाहर है। बिल्कुल, इसी मुद्दे पर जरा और चर्चा करते हैं। बख्शी साहब, ये जो पीस लॉबी एक्चुअली भारत में, बस आ रहा हूं आपके पास 1 सेकंड के लिए। एक्चुअली जो पाकिस्तान के अंदर, 1 मिनट आपके पास 1 सेकंड के लिए मुझे कंप्लीट करने दीजिए। जो पाकिस्तान के अंदर जिसको पीस कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है वो बहुत छोटी है जी। उससे बहुत बड़े, कई पैमाने से बड़ी, इंडिया के अंदर पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए एक बहुत बड़ी पीस कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो पहले तो उसको आप सॉर्ट आउट करिए और फिर आप तैयारियां करिए। चलिए बख्शी साहब, ये जो पीस कंस्टिट्यूएंसी जिसे कहा जाता है, बहुत सारे रक्षा विशेषज्ञ इस बात को लेकर बहुत नाराज रहते हैं कि दरअसल एक बहुत बड़ा तबका है हिंदुस्तान में जो ये मानता है कि पाकिस्तान के साथ हमें चाहे कोई भी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े, बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में रहना चाहिए। ये पीस कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन है और ये भारत सरकार पर इतनी हावी क्यों हो जाती है? आप लोग क्यों नहीं हावी हो पाते? देखिए साहब, हावी अब इस देश की जनता करेगी, क्योंकि बड़ी अच्छी बात है कि ये प्रजातंत्र है और ये प्रजातंत्र इस वक्त इलेक्शंस की ओर जा रहा है जी। हम लोग बोल बोल के थक गए हैं कि ये आत्मसमर्पण की मानसिकता के ऊपर प्लीज उठिए, नहीं तो आप हमारे देश को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे, आप हमारे देश को टूटने की कागार पे लाएंगे। देखिए, द्वितीय महायुद्ध के पहले ब्रिटेन में भी, यूरोप में भी एक म्यूनिश मेंटालिटी थी कि किसी तरह आत्मसमर्पण कर दो, लेकिन युद्ध हमें नहीं चाहिए जी। लेकिन युद्ध हुआ साहब, और लड़ना पड़ा। उसी नेवेल चैम्बरलेन साहब उस वक्त के प्रधानमंत्री थे ग्रेट ब्रिटेन के। 1939 में वो हिटलर से मिलके आए और यूं करते आए, पीस इन आवर टाइम, हमारे टाइम में शांति। कुछ महीने बाद द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया, जिसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं किया था उन्होंने अपनी सेनाओं को, और काफी पिटना पड़ा उन सेनाओं को। बड़े हजारों लोगों की जानें गई, और फ्रांस तो साहब खत्म हो गया। फ्रांस पे जो बड़ी शांति की बातें हो रही थी, बड़ा शांतिवाद का वहां पे गुरूर चढ़ा हुआ था, फ्रांस के ऊपर रौंद दिया जर्मन सेनाओं ने, बिल्कुल, और फ्रांस की कैपिटल के ऊपर कब्जा कर लिया। आप क्या चाहते हैं?
तो आप इस देश का वो हाल करना चाहते हैं? ये बहुत चिंता सुन रहे हैं हमारे बड़े बड़े, जी बहुत माफ कीजिए बख्शी साहब, बहुत बड़े हमारे दिग्गज नेताओं को सुन रहे हैं जी। वो कह रहे हैं साहब पाकिस्तान के साथ डायलॉग अनइंटरप्टेबल है, तुम मर जाओ, आप जैसे मेरे जैसे हजारों नागरिक मारे जाएं दहशतगर्दी में। बिल्कुल यही मुद्दा है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल बख्शी साहब, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं लेकिन वक्त हमारे पास बहुत कम है। आरसीएन सिंह साहब, एक बहुत छोटा सा जवाब इस बात का। ये सवाल लगातार मैंने कई अपने मेहमानों से पूछा और आज आपसे भी पूछ लेता हूं। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है हमारे राजनेताओं की कि जब भी कोई भारत और पाकिस्तान का मसला आता है तो वो कुछ ऐसा कर दिखाना चाहते हैं जिससे नोबेल पीस प्राइज उनको मिल जाए, चाहे वो वाजपेयी जी हो या मनमोहन सिंह जी हो। क्या आप भी ये मानते हैं? देखिए, पहली बात कि ये जो हम कहते हैं कि युद्ध होगा, युद्ध की परिभाषा बदल दीजिए। ये प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। हिंदुस्तान का मैप लीजिए और आप डॉट्स डालते जाइए जहां जहां अटैक्स हुए हैं जी। आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी बड़ी लड़ाई है। और उसी प्रॉक्सी वॉर का ये हिस्सा है जो हफीज सईद है। हफीज सईद ने 26/11 एक प्रॉक्सी वॉर के तहत किया और आज वही हफीज सईद जिसका सर कलम करके आपको लाना चाहिए था, वो लाल किले पर हमले की बात कर रहा है। ये कैसा देश है? और मैं फिर बता रहा हूं आपको, ये बिना पॉलिटिकल कल्यूशन के नहीं ये संभव हो सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका हफीज सईद के नाम पे इनाम रख सकता है, हमने क्या किया? बिल्कुल जब उन्होंने ओसामा बिन लादेन के खिलाफ कार्रवाई की तो हम यहां से बैठ के ताली बजा रहे थे। आपने क्या किया हफीज सईद के खिलाफ? बिल्कुल तो सिंह साहब, ये राजनेता है। बिल्कुल माफ कीजिएगा मुझे, इनको बोलो कि प्रॉक्सी वो और क्या होता है, उस बात को समझ लें। बिल्कुल सिंह साहब, लड़ाई तो जारी है। ये कौन सी लड़ाई की बात कर रहे हैं लोग? चलिए, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सिंह साहब माफ कीजिएगा, मुझे बीच में आपको रोकना पड़ रहा है, वक्त हमारा दरअसल खत्म हो गया इस चर्चा के लिए। लेकिन एक बात तो स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरीके से हम अपनी विदेश नीति और साथ ही साथ सुरक्षा नीति को अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं, कम से कम आम आदमी का भरोसा आज इस बात पर तो नहीं है कि क्या हम वाकई में सुरक्षित हैं। अगर पाकिस्तान में बैठा कोई दहशतगर्द ये धौंस दे सकता है कि मैं लाल किले पर हमला कर सकता हूं, तो इससे ज्यादा शर्मनाक हमारे लिए कुछ और नहीं हो सकता। रुकते हैं कुछ देर, वापस आते हैं कुछ और खबरों के साथ।